सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, और जब आती है कोई भी मुसीबत तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। लेकिन एक दरवाजा है जो आपके व्यवसाय के लिए हमेशा खुला है, और उस दरवाजे की दरबान आपके सामने खड़ी है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा भावना, एंड यू आर वॉचिंग वन ऑफ द एक्सेप्शनल बिजनेस प्रोग्राम्स, बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टैप फॉक्स, बियॉन्ड सोशलाइजिंग। भारत के पहले चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को भारत की पहली लोकसभा गठित हुई। उसके बाद बारंबार देश के लिए अनेकों कानून बनाए गए। 60-62 सालों में इन कानूनों में बहुत से फेरबदल किए गए, और अब पिछले 2 सालों में अनेकों कानूनों को खत्म किया गया और बहुत से नए कानून भी लाए गए। लेकिन क्या वाकई कानूनों में इस जमा घटा की जरूरत थी? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आइए प्लीज। सुनील जी, नई सरकार आई है और नई सरकार के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें बदलती हुई कुछ नज़र आ रही हैं। आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारे देश में अनेकों कानून बनते हैं, बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जिन्हें पास किया जाता है। अब जो ये नई सरकार आई है, इसने बहुत सारे एक्ट्स और बहुत सारे लॉज को तब्दील किया है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? ज़रूरत थी या कुछ नया करने के लिए ही किया गया है? नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत थी। अगर हम देखें तो हमारे देश में पिछले 64 सालों में लगभग 1300 कानून खत्म किए गए, और ये मोदी सरकार ने पिछले 2 सालों में लगभग 1150 कानून खत्म किए हैं। वो इसीलिए जरूरी था कि कुछ कानून ऐसे थे जो ऑब्सलीट हो गए थे, उनकी कोई यूटिलिटी आज थी नहीं, लेकिन क्योंकि कानून थे तो एंटरप्रेन्योर को और एक आम आदमी को उससे परेशानी होती थी। बिल्कुल। तो क्योंकि हम चाहते थे, हमारा देश चाहता था कि ईज ऑफ डूइंग हो, आदमी को, एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस करने में सुविधा हो, या जो भी अपना सर्विस करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसको सुविधा होनी चाहिए। उस सुविधा को प्रदान करने के लिए जो हमारे देश में अनावश्यक कानून थे उनका खत्म होना जरूरी था, और वो प्रोसेस जारी है, अभी रुका नहीं है। 2 साल में इतने कानून खत्म हुए, अगले 3 साल में आप देखोगे बहुत से और कानून खत्म होंगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ समय बाद हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि बहुत कानूनों के लिए सिर्फ एक कानून आ गया और इजीली हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, वो पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जितने भी कानून से सबको रिप्लेस कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे सुनील जी, किसी भी डेमोक्रेसी में जो एक पार्लियामेंट होती है, जो एक संसद होती है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और उस संसद में जो बैठने वाला सांसद होता है वो होता है जनता का प्रतिनिधि। तो वहां पर जो कानून बनते हैं वो हमारे देश की आर्थिक प्रगति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस प्रगति को जो हमारे सांसद हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, एक सांसद का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो एक लेजिस्लेटर का काम करता है कि देश में जो भी कानून पास होगा वो उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो पब्लिक से जुड़ा होता है, ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रहा होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक सांसद है वो संसद के अंदर जनता की आवाज है। बिल्कुल ठीक बात है, इस बात को कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है। और ये जो उसका रोल होता है लेजिस्लेटर का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही कानून पास करता है। कोई भी बिल जब तक एक्ट का रूप नहीं लेता, जब तक कि हमारे दोनों सदन से पास ना हो जाए, और लोकसभा और राज्यसभा, और उसके बाद प्रेसिडेंट महोदय की उस पर मोहर ना लगे जी। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण रोल सांसद का होता है जी। तो ये जो जनता की एक आवाज रहती है, तो हमने आज कोशिश ये की कि उस आवाज को यहाँ पर बुला लिया जाए। तो विद योर परमिशन जरूर। दोस्तों, आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ, लेकिन आपने अपनी मेहनत से इस बात को साबित किया कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। आज आप अनेकों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसद में उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। प्लीज़ वेलकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कुरुक्षेत्र, श्री राजकुमार सैनी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आइए सर प्लीज़। सर, सबसे पहले तो एक ही चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जन्म आपका किसान परिवार में हुआ है, उसके बाद आपने व्यवसाय को भी अपनाया, और आज आप एक समाज के, मैं कह सकती हूँ कि कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ बनकर आप संसद तक पहुँचते हैं। कैसा रहा ये सफ़र और शुरुआत कैसे हुई? बस मैं इतना कह सकता हूँ
लाइफ भर इंसान सिर्फ सोचता ना रहे। अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो एक्शन किया जाए। इसी बात को लेकर के जब बचपन में होश संभाला जी, तो बहुत जल्दी पिता का साया सर से उठ गया और एक लैंडलेस परिवार में पैदा होने के बाद जो मुश्किलें एक गरीब व्यक्ति के जी, परिवार को झेलनी पड़ती हैं, उसके प्रति तो हम सबको ज्ञान है। लेकिन उन मुसीबतों से निकल करके लोगों का सहारा बनना बहुत मुश्किल है। ये एक ऊपर वाले की दया दृष्टि और अपनी लक्ष्य और अपनी आकांक्षा के ऊपर डिपेंड करती है। जी, 81 के अंदर हमने आड़त की दुकान की तो लिटरली हमारे पास 3000 रुपये थे। और उससे पहले जब हमने ट्रैक्टर की मशीनरी खरीद ली सारी, तो उस 3000 रुपये से हमने आड़त की दुकान स्टार्ट की। जी, फिर इससे पैसे ले, फिर इससे पैसे ले, फिर इससे पैसे ले, उधार। हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा तो लोगों से पैसे इकट्ठे करके हमने जैसे जैसे फंडिंग की जाती है आड़त की दुकान पे एडवांस किया जाता है जी, और एक वर्ष में हमारा बिजनेस इतना हो गया कि हमें यमुनानगर का जो सबसे बड़ा स्टार्च मिल था उसकी खरीद हमें दुकान पे मिली और पूरे एरिया की मूंगफली और मक्की फिर हमारे थ्रू खरीदी गई। जी, बस वो समझ लो अपना स्टार्ट था, जी, बिजनेस का वहां से स्टार्ट था। और उस स्टार्टिंग के बाद फिर पलट के देखा नहीं, परिस्थितियां कोई भी रही ना, हमने किसी का अपने तरफ रहने दिया और ना हमने अपना भी किसी के पास जाने दिया। और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता भी वही है जो किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल हार ना माने और मेहनत करने से वो कभी भी ना घबराए। हालांकि हमने कुछ लोगों से अभी बात की थी कि जब एक व्यवसायी पॉलिटिक्स के एक क्षेत्र में आना चाहता है या सामाजिक कार्य के एक क्षेत्र में आना चाहता है, तब लोगों के विचार उस पर कैसे रहते हैं, लोग कैसे देखते हैं एक एंटरप्रेन्योर को एज अ पॉलिटिशियन, आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज। सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर वही होता है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो। पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज लाइक मैनेजमेंट और बिजनेस इज आल्सो अ मैनेजमेंट। एक ह्यूमैनिटी को अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उससे उसको फायदा मिलता है तो ज़रूर करिए। उससे कुछ नहीं है कि एक पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन बन गया है, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन गया, बट आपका एम अच्छा होना चाहिए। एम शुड बी गुड। एम अच्छा होना चाहिए और पॉलिटिक्स इज नथिंग बट इट्स अबाउट मैनेजमेंट। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स उससे भी आगे बढ़ के है, क्योंकि मैनेजमेंट में तो आपको सिर्फ अपना बिजनेस को या अपने एंटरप्राइज को मैनेज करना होता है, लेकिन एक एमपी, एक सांसद को अपने पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करना होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा एरिया होता है जी। उन सब की नीड को समझना और देखना कि वो देश से कैसे रिलेट करते हैं उन चीजों को, उसके बाद जो संसद तक पहुंचाना, जी, उसको कानून में तब्दील कराना। तो मेरे को लगता है कि सांसद का रोल मैनेजमेंट के रोल से और बहुत बड़ा है। सैनी साहब, आप किस एम को लेकर आगे बढ़े इसमें? जैसे आपके एक क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती हैं उनको जब लोकसभा तक पहुंचाना होता है, तो आप अपने लिए एज एन इंडिविजुअल क्या पैरामीटर्स रखते हैं कि मुझे इन समस्याओं को लेकर जाना है या जनता की ये बात है जो मुझे वहां संसद तक पहुंचानी है? देखिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर तो हर आदमी थिंक करता है कि मुझे कल वोट लेने हैं जी, और मुझे इन समस्याओं को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मैं इससे अलग हट करके सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ सबसे पहले हमारा देश, जी, आफ्टर दैट आवर स्टेट, जी, देन आफ्टर दैट आवर कंस्टिट्यूंसी और आवर विलेज और माय फैमिली और माई सेल्फ। जी, एक पंच गांव की पंचायत में बनता है, जी, मेंबर पंचायत और मेंबर पार्लियामेंट तक, जी, मुझे सारे एक्सपीरियंस गेन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ऊपर वाले की दुआ से। इस सारे एक्सपीरियंस में मुझे जो अनुभव है, मैं उस अनुभव को आपके साथ और बिजनेस से रिलेट करके आपको कुछ बात जरूर रखना चाहूंगा। प्लीज। ये सौभाग्य है मेरा कि आपने मुझसे एक सवाल ऐसा पूछा। जी सर। अगर मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं तो सुबह से लेकर के शाम तक हजारों लोग अगर मिलते हैं तो उनमें 900 लोग जी बेरोजगारी के हाथों कोई भी बात का सवाल लेकर के, जी मेरे को कहीं एडजस्ट करवाओ, भूखा मर रहा हूं और माँ बाप के यहाँ इज्जत नहीं रही, ये नहीं रही, वो नहीं रही। मैं उस दुविधा से बाहर निकालने के लिए
अपने देश के आला कमान को भी मिला हूँ। तो बेसिकली अगर हम इस बात को समझना चाहें कि सैनी साहब, आपका जो एक क्षेत्र है, उस एक क्षेत्र से आप जब आवाज वहां संसद तक लेके जाते हैं तो आपका एक बड़ा ही प्राइम फोकस रोजगार को लेकर रहता है। इस बात को हम बिल्कुल मेरा मान सकते पहली हैं। प्रायोरिटी मेरी रहती है कि देश की जब तक ये युवा पीढ़ी जी हाथ में इसको काम नहीं मिलेगा, तब तक हम कितनी भी स्कीमें लाएं, जी, हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज चाइना अगर हमारे से बाद में आजाद होकर के आगे बढ़ा है, उसने अपने सभी युवाओं को रोजगार दिया, पॉलिसियां ऐसी बनाई कि एक मोबाइल बनाता है 50 घर उससे रोटी खाते हैं। बटन कोई बनाता है, केस कोई बनाता है, उसकी ट्रांजिस्टर कोई बनाता है, उसका बल्ब कोई बनाता है, अंदर से कार्ड ये कोई पूरा बनाएगा। वही सेक्टर है जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो अपने रहते हैं, सारे उसी सेक्टर के अंदर फॉल करते हैं। आपसे जरूर जानना चाहेंगे हम सुनील जी कि इस तरह से जब हम लोग एक रोजगार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एमएसएमई का जो व्यवसाय है, जैसे साहब ने कहा कि जैसे चाइना ने इस चीज पर काफी जोर दिया है, अब जो कानून में चेंज आ रहा है या एक्ट में चेंज आ रहा है, क्या हम भी उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारा जो एमएसएमई है वो सशक्त हो और साथ में रोजगार हमारे हर युवा के पास पहुंचे? हमारी सरकार की स्कीम है कि हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट भी बनते हैं, सारे इक्विपमेंट बनते हैं, बहुत सारे सर्विस सेंटर को भी बढ़ावा मिलता है और हर युवा को रोजगार भी मिलता है। उसी के इर्द गिर्द सारी स्कीमें हैं। चाइना में अगर आप देखें तो ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अच्छा। चाइना में इंडस्ट्री जितनी चाहिए थी उसके देश को, उससे ज्यादा इंडस्ट्री चाइना में लगी है। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि चाइना में आज की डेट में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि कई करोड़ लोग सिर्फ पोल्यूशन से मरते हैं। ओके। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि ज्यादा माल उत्पादन होने लगा, तो जो जिसने उत्पादन किया उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन हमारे देश में जो पॉलिसी बन रही है उसमें बहुत विशेष बात है कि हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा नारा दिया कि जब आप मेक इन इंडिया करेंगे तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट भी देखेंगे कि जो भी कुछ बनाए उसमें डिफेक्ट भी ना हो और पोल्यूशन भी ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना हो। तो कानून जो बनते हैं संसद में या उसमें जो तब्दीली आती है या जो एक्ट पास होते हैं, उसकी जानकारी लोगों तक शायद पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि अपने देश में लगभग 60 वर्ष के बाद एक कुशल नेतृत्व के हाथ में हमारा देश आया है, जो प्रैक्टिकल है। हमारे देश के अंदर अपार संभावनाएं हैं विकास की। जी। पूरा विश्व हमारे देश को एक बाजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा विजन है कि भी हमारी युवा शक्ति के उपयोग के साथ उनके विकास के को देख करके, जोड़ करके जो हमारी कंडीशंस के ऊपर काम करना चाहेगा उसे हम साथ लेंगे। बहुत सारे एग्रीमेंट समझौते हुए जिनको लेकर के हमारे सांसद अपने देश के लोगों तक गए। भिन्नता में एकता जब तक हम नहीं देखेंगे और नहीं करेंगे तब तक हम इस देश को आगे बढ़ाने में कमजोर ही रहेंगे। और जैसा आपने बोला कि बहुत समय बाद हमें एक अच्छा नेतृत्व मिला है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस नेतृत्व की चाल पर चल सके।